हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके रिजल्ट्स आ गए हैं। बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे इन्होंने अपने अनलिस्टेड शेयर्स के रिजल्ट दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। उसके लिए हमारा एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर इसके रिजल्ट्स को डाल के देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम सीधे बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अवेलेबल है। क्वार्टर 1 जो लास्ट ईयर का था, ये क्वार्टर 4 था, और ये क्वार्टर 1 इस साल का है। तो इन तीनों के हम फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इस फ्रेमवर्क के अंदर हम डेटा पुट करेंगे और पुट करने के बाद ये कैलकुलेटिंग कोशिश करेंगे कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं बात करूँ एचडीबी फाइनेंशियल की, तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर लोन देते हैं। ठीक है, तो लोन देने से जो इनको इनकम आती है वो इनकी इनकम होती है। तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, जो बिजनेस से इनकम आ रहा है, तो वो आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने 100 करोड़ का लोन मार्केट में दिया है, उस 100 करोड़ के लोन पे सपोज आप कमा रहे हो 20%। ठीक है, 20% पे आपने 100 करोड़ का मार्केट के अंदर लोन दे दिया, लेकिन जो 100 करोड़ आपके पास आया, ये भी तो आपने कहीं से बोरो किया होगा। आपने बोरो किया मान लेते 10% पे, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20%, दैट इज 20 करोड़ है। आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको 100 करोड़ के लोन को बोरो करने के लिए वो है 10 करोड़। दैट मीन्स 20 - 10, यानी इफेक्टिवली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आप 10 करोड़ का कमा रहे हो। कुछ अदर इनकम्स होती हैं, एनबी जो एचडीबी फाइनेंशियल है उसका कुछ सेल्स और सर्विसेज भी करती है, उससे अदर इनकम आती है। दोनों को जोड़ देते टोटल इनकम आती है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना था क्वार्टर 1 FY22 में, लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इंटरेस्ट इनकम यानी जो मार्केट में लोन दे रहा है उससे जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, ये मिलियंस में डेटा है। तो आई एम टेकिंग द डेटा इन द करोड्स, 2163, और उस पे फाइनेंस कॉस्ट कितनी लग रही है 873, यानी 2163 - 873, 2163 - 873, तो 1290 का टोटल इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिजनेस से आया था। सेकेंड क्वार्टर की बात करें, सिमिलरली देखो 2094 - 775, 2094 - 775, 1319 करोड़ आया। इफ अबाउट दिस क्वार्टर 2112 - 786, तो लगभग 1326 करोड़ आया। अदर इनकम कितनी है, यहां देखो 555 करोड़ प्लस 80, यानी 90 करोड़, तो लगभग 655 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, अदर इनकम 655 करोड़ के आसपास थी, एक रफ फिगर कैलकुलेशन करने के लिए। अगर यहाँ देखो तो 649 प्लस 180, ठीक है, ये अदर इनकम है 829 करोड़। इस क्वार्टर में देखो तो 672 प्लस 186, ठीक है। तो लगभग अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल इनकम आई 2184, लास्ट क्वार्टर में थी 2148, उससे लास्ट ईयर का जो पहला क्वार्टर था उसमें 1945। तो अगर ट्रेंड देखोगे, पिछले 3 क्वार्टर का ट्रेंड देखो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी इनकम इनकी बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ग्रो हो रहा है, ठीक है, अदर इनकम भी जो है वो ग्रो हो रही है। यानी पिछले 3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है। तो ये तो हो गया टोटल बिजनेस से जो इनकम आ रही है। अब ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट लगेगी। उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, कुछ मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए, अगर कहीं नई ब्रांच खुल रही है तो उसके लिए हमें एक्सपेंसेस चाहिए। तो हम ऑपरेशनल कॉस्ट देख लेते हैं बिजनेस के अंदर कितनी है। तो ऑपरेशन कॉस्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट फिगर देखेंगे, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे, अदर एक्सपेंस देखेंगे। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट छोड़ देते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी छोड़ देते हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट बाद बताऊंगा। तो अगर मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखूं तो 822 करोड़ प्लस 108 करोड़ का अदर एक्सपेंस, तो 822 प्लस 108, तो लगभग 930 करोड़ की ऑपरेशन कॉस्ट थी पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर के। जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें हम देखें तो 964 प्लस 155, तो लगभग 1120 करोड़ के आसपास की कॉस्ट है। इस क्वार्टर में देखें तो 1000 करोड़ प्लस 173, तो 1173 करोड़ का। ठीक है, अब बात करेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है बिफोर प्रोविजनिंग। देखो ये तो टोटल इनकम है,
इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, 1000 करोड़ का। ठीक है, तो यहां तक देखोगे तो यहां तक तो तीनों क्वार्टर में इनकम सेम सी नजर आ रही है। ठीक है, नेट इनकम बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग, अभी हमने प्रोविजनिंग नहीं करी है, प्रोविजनिंग बताता हूं क्या होती है। तो तीनों क्वार्टर में लगभग सेम सा हमें प्रॉफिट नजर आता है। प्रोविजनिंग क्या होती है कि जब आप मार्केट में लोन देते हो तो उसमें से हो सकता है कुछ लोन खराब हो जाए, यानी कुछ लोन वापस ना आए, जिसको हम एनपीए कहते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, अगर आपको लगता है, अगर बैंक को लगता है, एनबीएफसी को लगता है कि कुछ लोन एनपीए बन सकता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको प्रोविजनिंग करके चलनी पड़ती है। उसकी कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आपको डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो कि जब वो एनपीए बन जाएगा, फुल्ली कोई पैसा वापस नहीं आएगा, तब आप उसको रिजल्ट्स के अंदर दिखा रहे हो, तो हो सकता है रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो जाए, तो प्रोविजनिंग बना के चलना पड़ता है। तो पिछले 2 सालों में जब कोविड था उस समय बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग थी, तो हम चेक करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या प्रोविजनिंग कम हो रही है। अगर किसी भी एनबीएफसी के अंदर प्रोविजनिंग कम हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि उसके एनपीए भी कम हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। देख लेते हैं, प्रोविजन देखो 869 करोड़ की थी। ठीक है, अब कितनी रह गई, 421 करोड़ की लास्ट क्वार्टर में। जो अभी लास्ट क्वार्टर गया उसमें 398 करोड़ की। तो अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट था बिफोर प्रोविजनिंग, उसमें से 398 करोड़ प्रोविजनिंग में चले गए, तो बच गए 613 करोड़। तो अब आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो पहला क्वार्टर था उसमें केवल 146 करोड़ का प्रॉफिट था आफ्टर प्रोविजनिंग। आज कितना है, 600 करोड़ का। उसका रीजन ये है प्रोविजनिंग कम हो रही है। ठीक है, अगर मैं पीबीटी की बात करूं तो पीबीटी था 111 करोड़ का, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें कुछ कॉस्ट कम होगी, डेप्रिसिएशन वो हटा देते हैं, अभी हम सीधे पीबीटी डाल लेते हैं। 575 करोड़, और अब पीबीटी कितना है, 591 करोड़। तो यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले अगर मैं 3 क्वार्टर का प्रॉफिट देखूं तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। टैक्स कितना पे किया है, टोटल टैक्स एक्सपेंस देखें 27 करोड़, 148 करोड़, यहाँ 27 करोड़ तक, इनकम भी कम थी, यहाँ 148 करोड़ का दिया है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है 150 करोड़ का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है इनका कॉम्प्रिहेंसिव देख लेते हैं, 70 करोड़ का था, यानी केवल 70 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे। सेक्टर में कितना है, 440 करोड़ का, इस क्वार्टर में आया 447 करोड़ का। तो यह इसका मतलब यह है कि अगर मैं पिछले 3 क्वार्टर देखूं तो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है। और उसका मेन कारण क्या है, देखो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, यानी ग्रोथ है इनकम के अंदर, लेकिन उसी स्पीड में आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर में सेम है, लेकिन जो प्रोविजनिंग कम हुई है, जो लगभग 900 करोड़ मान लो, वो आज रहेगी 400 करोड़, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉटम लाइन अब हमको इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका ईपीएस की बात करें, जो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में आया है वो आया 5.50 का। तो ईपीएस के अंदर भी हमें अब अच्छी ग्रोथ नजर आने लगी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखोगे ओवरऑल, तो ओवरऑल अच्छी इंप्रूवमेंट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन अब प्रोविजनिंग कम होती आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनके प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं। देखो इस क्वार्टर में कितना आया है, पहले क्वार्टर में 447 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जबकि लास्ट ईयर 440 था, उससे पहले केवल 70 करोड़ का था। ठीक है, तो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें रिजल्ट्स के अंदर नजर आ रही है। अब आने वाले 3 क्वार्टर जो हैं, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, वो डिसाइड करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल का स्टॉक का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो कहाँ मूव होगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि प्रेजेंटली पिछले 6 महीने के अंदर एचडीबी फाइनेंशियल का अगर आप चेक करना चाहते हो कि प्राइस मूवमेंट कैसी रही है स्टॉक अनलिस्टेड के अंदर, तो वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक हमारा नया पोर्टल है, इस पोर्टल के अंदर आप जा सकते हो। इस पोर्टल पे आप लॉगिन कर लो, यहाँ से आप शेयर सेलेक्ट करो, एचडीबी सर्च करो, यहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को हम चेक करते हैं, तो आप देखोगे अक्टूबर के अंदर 2021 के अंदर ये लगभग 1075 का अवेलेबल था। आज ये गिरते 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 कहाँ पे आ गया, 680 पे आ गया है। यानी पिछले
6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर कह लो, एक बहुत टॉप से नीचे स्टॉक आया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, और अनलिस्टेड के अंदर उसकी वजह से डिमांड बहुत कम हो गई है। सप्लायर ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा है। अब देखो, अब ये क्यों एक अच्छा बाई बन सकता है? क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस कंटिन्यूसली आधा हो चुका है, ठीक है, यानी वैल्यूएशन आधी हो चुकी है। जो लगभग 70-80 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन थी, आज 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन आ गई है, और उसके साथ साथ रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 सालों से जो दिक्कतें थी वो अब दिक्कतें खत्म हो गई हैं, अब रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए किस तरह से इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन इसका प्राइस अब काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि अब रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि जो एचडीबी फाइनेंशियल है उसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे आए हैं, एक फ्रेमवर्क सेटअप करके दिया आपको, जहां मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे हैं, उसके साथ ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ रही है, कैसे प्रोविजनिंग कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और लास्ट में मैंने जो हमारा नया पोर्टल है उस पोर्टल के थ्रू दिखाया कि कैसे इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है और अब इस लेवल पे अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 के अंदर आई है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर भी इंप्रूवमेंट आती है, तो ये एक बहुत अच्छा बाई बन सकता है। बस आपसे करूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की अच्छी जानकारी मिल पाए। थैंक यू।